तो मैं कह रहा था कि बियॉन्ड दीज डायरेक्ट बेनिफिट्स के इन डायरेक्ट बेनिफिट्स के अलावा, इसका मतलब है कि अब अलावा कुछ बताने वाले हैं, तो डायरेक्ट बेनिफिट्स कहां पे आए होंगे? सर इसी में आए होंगे पैराग्राफ। सर इससे पीछे आए होंगे, इससे पहले आए होंगे। ये बात देखिए, पहले आए हैं कुछ बेनिफिट्स, तभी वो कह रहे हैं कि इन बेनिफिट्स के अलावा, यानी बी में आपको डायरेक्ट बेनिफिट्स बता चुके हैं। ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो सी में वो कह रहे हैं कि जो बी में बताए हैं उन डायरेक्ट बेनिफिट्स के अलावा कुछ बता रहे हैं। इतनी बात है बस। ये सादा सिंपल प्लेन इंग्लिश है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। अब बताएं इसमें क्या कंफ्यूजन है? ये इतना इजी तो है। कोई कंफ्यूजन नहीं सर। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अलीजा, आपको भी ये नहीं समझ आया? नहीं सर, क्वेश्चन में तो मेंशन है, मतलब हम एक कोई चूज करेंगे ना, तो वहां पे हम सिर्फ सी नहीं चूज करेंगे। मेरा नहीं 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 नहीं, हम क्यों सी चूज करेंगे भाई? हम तो देखेंगे कि टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, मैं आपको एक फॉर्मूला समझाता हूँ पहले, मैं आपकी कंफ्यूजन समझ गया। एक्चुअली जिसने वैसे राइटिंग स्किल्स जनरली पढ़ी हो, तो एक पैराग्राफ जो है वो एक मेन पॉइंट के ऊपर बात करता है, ठीक है? तो नॉर्मली पहला सेंटेंस बता रहा होता है कि वो मेन पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे जब सी के पहली लाइन में कह रहे हैं कि बियॉन्ड, अच्छा दीज से क्या मुराद है? पहले चलिए बताएं, दीज क्या है? जो इस पैराग्राफ में बेनिफिट्स डिस्क्राइब हुए हैं। कहाँ पे? सी में? सर जो रिसेंट बेनिफिट्स उन्होंने बताए हैं उनके बारे में। रिसेंट, प्रीवियस, जब भी दीज कहते हैं तो वो चीज पहले से आई हुई होती है, तब हम दीज कहते हैं। जो चीज पहले बताई ही नहीं उसके लिए हम दीज कैसे कह सकते हैं? यानी अगर मिसाल के तौर पे कोई शख्स मुझसे कहता है कि आप कितने शहरों पे जा चुके हैं, तो मैं कहता हूँ कि बियॉन्ड दीज सिटीज आई हैव गॉन टू इस्लामाबाद, कि इन शहरों के अलावा मैं इस्लामाबाद गया हूँ। अभी तक मैंने शहर बताया ही नहीं, तो कौन सी शहर? तो पहले मैं बताऊंगा लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद। Beyond these cities, I have also gone to, yeah, I've also been to Islamabad. तो पहले बताएंगे तब दीज बोलेंगे ना, बगैर कुछ बताए दीज कहां से आएगा? यस सर। तो ये सिंपल, बहुत सिंपल सी बात थी। तो इसका मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट्स तो ऑप्शन सेक्शन बी में है, फिर सी में भी है। तो हमने आंसर दोनों में ढूंढना है, ये बात बता रहा हूं। बी में डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं और सी में भी कुछ बेनिफिट्स हैं। समझ आई? ये बात समझ आई? यस सर। जी सर, उसमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं और इसमें कोई एडिशनल बेनिफिट्स हैं। हाँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली। अब हम जाते हैं वापस उन क्वेश्चंस पे। बहुत ही ज्यादा इस पे आप लोगों ने टाइम लगाया, आई डोंट नो कि क्या वजह थी। खैर, अच्छा अब याद रखना, अब एक उसूल समझा रहा हूं, इस उसूल को याद रखें ताकि हमेशा इजी रहे काम। अगर ऑप्शंस 4 या 4 से कम हो, गौर से सुने इसको, अगर ऑप्शंस 4 या 4 से कम हो तो बगैर ऑप्शंस पढ़े भी सवाल का आंसर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन जब भी ऑप्शंस 5 या 5 से ज्यादा हो तो ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा पहले। क्या बोला मैं? कोई एक स्टूडेंट रिपीट करे इस बात को। सर अगर ऑप्शन 4 है या 4 से बगैर पढ़े आंसर दिया जा सकता है। आपने कहा कि अगर ऑप्शन 4 या 4 से कम है तो फिर सर उसमें सीक्वेंस होगा, लेकिन सर अगर वो 5 हो या 5 से ज्यादा तो फिर उसमें सीक्वेंस नहीं होगा। अगर 4 से ज्यादा नहीं, ये सीक्वेंस वाली बात अलग थी। हमने इस वक्त ये कहा है, बात यह है कि अगर ऑप्शंस 4 हैं या 4 से कम है तो फिर आपको सारे ऑप्शंस पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है? अगर इससे ज्यादा हैं तो सारी ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी। दैट्स राइट। तो ऑप्शंस अगर 4 या 4 से कम हो तो सीक्वेंस होता है, वो तो पहले पता है।
इसलिए उनके ऑप्शंस पढ़े बगैर भी आंसर हम पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाद में मैच करेंगे। लेकिन ऑप्शंस 5 या 5 से ज्यादा हो तो पहले ऑप्शंस पढ़ लेने चाहिए ताकि थोड़ा सा काम इजी हो सके। खैर, अब यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, पांचों को जल्दी जल्दी रीड करेंगे, मतलब स्किम करेंगे और हर ऑप्शन के अंदर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक करेंगे, क्योंकि सारे बैठ के पढ़ना बहुत मुश्किल है, टाइम बहुत लगेगा उसमें। तो पहला जो ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे, car travelers could enjoy considerable cost savings, तो इस पूरे जुमले में एक ही मेन बेनिफिट बताया गया है, वो क्या है? कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग्स, बस इतनी सी बात। दूसरा ऑप्शन बी, क्या फायदे बताए गए, यानी क्या मेन फायदा है? एक, पार्किंग स्पेसेस। पार्किंग स्पेसेस। तीसरा, अदर देन ड्राइविंग। समथिंग अदर देन ड्राइविंग, कि ड्राइविंग के अलावा कुछ करना, ठीक है। फोर्थ, डी, ट्रैवल इंडिपेंडेंटली। और यहाँ पे थोड़ा Not लेंथी ऑप्शन है, तो जिनके लिए फिजिकली डिफिकल्ट है वो ट्रैवल इंडिपेंडेंटली कर सके। yes, physically unfit could travel independently. एंड लास्ट, ई, बहुत Reduction इजी, in pollution. रिडक्शन इन पोल्यूशन। रिडक्शन पोल्यूशन। तो 5 फायदे हैं हमारे जहनों में भी, पैसे बचाना, पार्किंग की स्पेस मिल जाना, ड्राइविंग के अलावा कुछ करना, और जिनके लिए फिजिकली डिफिकल्ट है वो इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करना उनका, और पोल्यूशन का कम होना। ये किस बारे में बात हो रही है? ड्राइवर स्कार्स की बात हो रही है, यानी कि बगैर ड्राइवर की जो गाड़ियां हैं उनका क्या फायदा है? क्या वो सस्ते पड़ेंगे? क्या उनके लिए पार्किंग इजीली मिलेगी? क्या उस दौरान आप ड्राइविंग के अलावा, क्योंकि ड्राइविंग नहीं करे, कुछ और कर सकते हैं? क्या जो लोग ड्राइव कर नहीं सकते फिजिकल डिफिकल्टी की वजह से, क्या वो इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर सकेंगे? क्या इससे पोल्यूशन में कमी आएगी? तो अब ये 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से 2 फायदे जो हैं वहां पे मेंशन है, 3 मेंशन नहीं है, यानी मेंशन ही टेक्स्ट के अंदर 2 हैं। यहाँ पे तो 5 बताए गए ना, वहां पे सिर्फ 2 ही हैं, बस वो 2 कौन से हैं वो देखने हैं, क्योंकि सवाल में क्या लिखा है? 2 benefits. 2 बेनिफिट्स, और 2 सवाल हैं, 23 और 24। चलें, तो क्योंकि सी डायरेक्ट बेनिफिट्स के अलावा है तो पहले बी को देख के आते हैं। बी को जरा देखें। एक फायदा तो मुझे पहले यहां पे नजर आ रहा है, सेफ्टी। क्या वहां पे ऑप्शंस में सेफ्टी का ऑप्शन था बेनिफिट में? No, sir. नहीं था, तो इसको छोड़ के आगे चलते हैं। फिर वही बात है, हेल्प टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ दिस, तो यानी वही सेफ्टी की बात आ रही है दोबारा, ये नहीं है। यहां से देखते हैं, देखिए मैंने कुछ हाईलाइट सर किया। ये था उधर, एक यस ऑप्शन सर था ये था उधर सर, डूइंग I am समथिंग driving for other purpose. अदर Yes देन sir, ड्राइविंग, yes sir. और उसको एक्सप्लेन भी किया है आगे। But If the vehicle can do some or all the driving, it may be possible to be productive, to socialize, or simply to relax. And automation systems have responsibility for safe control of the vehicle. कि जब गाड़ी आपने नहीं चलानी, जब ऑटोमेटिकली चल रही है गाड़ी, तो आप क्या कर सकते हैं? कोई और काम कर सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, प्रोडक्टिव हो सकते हैं, यानी डूइंग समथिंग अदर देन ड्राइविंग। तो एक ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे अभी हम? ऑप्शन सी, C. ठीक। C. तो अभी जहां पे हम पहुंचे थे Yes. वहीं से आगे देखते हैं। इससे आगे देखें, एक और भी कोई बेनिफिट होगी। इफ व्हीकल कैन डू द ड्राइविंग, those who are challenged by existing mobility models such as older or disabled travelers may be able to enjoy significantly greater travel autonomy. Physical. इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर सकेंगे जो डिसेबल्ड ट्रैवलर्स हैं या ओल्डर हैं, यानी जो ड्राइव नहीं कर सकते एज की वजह से या किसी डिसेबिलिटी की वजह से, तो वो भी
ऑटोनॉमी मतलब उनको भी इंडिपेंडेंस मिलेगी। यस सर, तो कौन इन सा द लास्ट ऑप्शन है? लाइन हाँ, मेंशन हुआ हुआ कौन सा ऑप्शन है? डी। डी। तो हमने दो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए, कौन कौन से? सी और डी। तो 23 के आगे लिखेंगे सी, 24 के आगे लिखेंगे डी। ठीक है। यस सर। तो इस सब पूरी बात को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक तो सवाल को समझा, और फिर इस सवाल को समझने के लिए हमें प्रीवियस सवालों की मदद की जरूरत हुई जो हमें पहले से पता थे। बेनिफिट्स को हम कहीं ना कहीं लफ्ज को देख के आ चुके थे, तो जो ही हमने उस लफ्ज को देखा तो पता चला कि बियॉन्ड दीज डायरेक्ट बेनिफिट्स, और हमें याद था कि इन एडिशन है, तो इसका मतलब ये इनिशियल जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है, तो हमने ढूंढा और हमें मिल गए। समझ आ रही यस है ना? सर। यस सर। तो इसका मतलब है कि कोई भी एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली बाकी पूरे टेक्स्ट से हट के अटेम्प्ट करोगे तो कभी अटेम्प्ट नहीं हो सकेगा। मिसाल के तौर पे चाहे कोई कितना भी बड़ा स्कॉलर हो, उसको अचानक आप दे दो कि हाँ भाई ये दो सवाल अटेम्प्ट करके दिखाओ 10 मिनट के अंदर, तो वो 20 मिनट में भी ये दो सवाल अटेम्प्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको प्रीवियस इन्फॉर्मेशन मालूम ही नहीं है। तो आपको पहले जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट करते करते टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आती चली जाती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो खैर, अब अगले क्वेश्चन को करने से पहले मैं दोबारा आपको याद दिलाऊं कि मैंने अभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए जब मैं आपको यहाँ पे लेके गया था, तो मैंने कहा था कि नॉर्मली किसी भी एक पैराग्राफ का एक ही मकसद होता है, और वो जो मेन पॉइंट होता है नॉर्मली वो पहले सेंटेंस के अंदर मौजूद होता है। ये मैंने कहा था, इस बात को याद रखें। नॉर्मली कहाँ पे होता है वो? पहले सेंटेंस के अंदर। पहले सेंटेंस के अंदर। हाँ, और ये मतलब हमेशा नहीं होता। अब इसकी कुछ एडिशनल बातें भी हैं जो मैं आपको आगे जाके, क्योंकि अभी तो रीडिंग चल रही है, इस एक दो क्लास और होंगी, तो पहले सेंटेंस के अंदर नॉर्मली मेन बात होती है, मेंशन होती है। तो अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस बात को ध्यान में रखिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आगे जाके बताऊंगा, बस फिलहाल इतना याद रखिए। और तो अब जाते हैं सर वापिस सवाल। जी जी। किसी भी पैसेज का सब टाइटल कहाँ मिलेगा हमें? वो भी पहले ही पैराग्राफ में मिलेगा? अच्छा, आपका मतलब है कि पूरे के पूरे टाइटल की हेडिंग कहाँ से मिलेगी? अ, मतलब एक है ना ड्राइवरलेस कार, जी अब जी। इसमें जो जो चीज़ डिस्कस हो रही है जैसे ऑटोमेटिक व्हीकल्स हो रही हैं, तो हम्म। ये हम कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि ये इसका सब टाइटल कौन सा है? नीचे तो इसके देखिए, तो बेनिफिट्स भी हैं। देखें, ये एक तो मतलब मेन हेडिंग तो आ गई है, और नॉर्मली जो पहला पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर मेन बात आ जाती है कि मोर और लेस क्या क्या बातें होंगी, मतलब एक इंट्रोडक्शन आ जाती है। लेकिन क्योंकि ड्राइवरलेस कार्स की हेडिंग आ चुकी है तो मजीद किसी एक हेडिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, अब जब आप आगे चलते चले जाओगे तो हर पैराग्राफ के पहले सेंटेंस के अंदर आपको बताया जाएगा, जैसे इसमें बता रहे हैं कि ये वाली टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ क्यों रही है, तेज क्यों, उसके मेनी रीजन, यानी कि इसके फायदे कि क्या, कौन से वो फायदे हैं जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एडवांटेजेस, यानी इसके अंदर फिर मजीद एडवांटेजेस। अच्छा, इसके अंदर फिर उन्होंने कोई एक एग्जांपल दी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट की, यानी इसके अंदर मेन बात वही है। इसी तरह यहाँ पे आगे फिर वो कुछ मेन चेंजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी हर पैराग्राफ के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक बात हो रही है। सही है, तो तो पहली वो, सेंटेंस जो है वो प्रिडिक्ट करती है कि पैराग्राफ में क्या दिया गया है तकरीबन। यस, एंड इट वर्क्स लाइक 70 to 80% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। कभी कभार इट इज द सेकंड सेंटेंस, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इज द फर्स्ट वन। अक्सर और सही पेशतर है। ये पहली लाइन है, वो मैं एक्सेप्शन बताना नहीं चाहता, लेकिन जब भी बता दिया मैंने कि अगर पहले में ना मिले तो इट्स द सेकंड सेंटेंस, लेकिन मेरे का 70 to 80% ऑफ द टाइम्स ये पहले ही सेंटेंस के अंदर मिल जाएगा कि इसके अंदर क्या बात हो रही है। और हर पैराग्राफ, हर पैसेज के अंदर फायदे नुकसान नहीं होंगे। इस पैसेज के अंदर जैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज मेंशन है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसके कॉजेज और सॉल्यूशंस आ सकते हैं, कहीं पे कोई दूसरी चीज आ सकती है, लेकिन नॉर्मली पहले सेंटेंस से पता चल जाता है कि बात क्या हो रही है। सही है सर। अब हम जाते हैं वापस एक्सरसाइज पे, और हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले समझें और मुझे बताइए कि क्या डिमांड क्या है, क्या पूछ रहे हैं।
ऑटोमेटिक व्हीकल्स को कौन से 2 चैलेंजेस दरपेश हैं? एग्जैक्टली यानी चैलेंजेस, तो कौन से वो 2 बड़ी मुश्किलात हैं जो ऑटोमेटिक व्हीकल की डेवलपमेंट के हवाले से। अब वंस अगेन जाहिर है कि चैलेंजेस के हवाले से हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने तो फायदों के बारे में पढ़ा था। अभी हमने एडवांटेजेस तकरीबन पढ़े थे बी और सी में। यहाँ के बाद हम हर पैराग्राफ की पहली लाइन में जाके देखेंगे कि कोई चैलेंजेस का कोई जिक्र है। तो डी का पहला सेंटेंस जरा पढ़ के बताइए, क्या इसमें कोई चैलेंजेस हैं डेवलपमेंट के हवाले से, कोई हिंट? कोई ना कोई लफ्ज ढूंढना पड़ेगा अगर आप कहते हैं हाँ है। नहीं सर, इसमें तो नहीं है चैलेंजेस। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ई में आके देखिए फिर। ई में इन्होंने चेंजेस लिखा है, चैलेंजेस नहीं। जी सर, जी सर, चैलेंजेस इसमें भी नहीं है सर। अब 2 ही पैराग्राफ रह गए हैं, एक तो है एफ और एक है जी। इन दोनों में मुझे सर इशारा ये मिल एफ रहा है। में, चैलेंजेस का जी सर, वैसे एफ में सर लिखा हुआ है हाँ देयर आर नंबर ऑफ हर्डल टू ओवरकम इन ड्राइविंग बिल्कुल, ऑटोमेटिक व्हीकल्स टू आवर हाँ जी। वर्ड्स। तो 2 एफ के पहले लाइन में हर्डल का वर्ड है और जी के पहले लाइन में चैलेंजेस का वर्ड है, यानी इन दोनों में पॉसिबल है। जी सर। ठीक है, तो क्योंकि अब हमेशा वो एग्जैक्ट वर्ड का आना जरूरी नहीं है, यानी चैलेंजेस के लिए चैलेंजेस का वर्ड आ भी सकता है, उसकी पैराफ्रेजिंग भी हो सकती है। अगर एग्जैक्ट वर्ड आया है तो जी में आंसर होगा, अगर पैराफ्रेजिंग है तो एफ में होगा। हर्डल्स मतलब रुकावटें, मतलब समहाउ चैलेंजेस। तो ये दोनों में आंसर पॉसिबल है, एफ जी और जी सर। में। जैसे ऊपर हमने बी और सी कहा था, यहाँ पे एफ और जी में पॉसिबल है। अब हमारा अगला स्टेज क्या है? जैसे हमने कहा था कि जब भी ऑप्शंस 5 या 5 से ज्यादा हो तो ऑप्शंस को देख के जाना। अब आप लोग हर ऑप्शन को एक एक स्टूडेंट जरा एक्सप्लेन करें कि अगर 1-2 अल्फाज उसमें अहम तरीन अल्फाज ए में कौन से हैं मिसाल के तौर पे, कोई एक स्टूडेंट प्लीज। People have जनरल confidence in automated vehicles. तो मतलब ये कि सर इसमें, पब्लिक का कॉन्फिडेंस डेवलप करना, यानी कि Yes. लोगों जी को सर। एतबार दिलाना कि भाई ड्राइवर नहीं, कोई टेंशन ना लो, कोई खड्डे में नहीं जाएगी गाड़ी, टेंशन ना लो। ठीक है, ये मतलब जाहिर है कि जिस जगह पे होगी इस तरह की गाड़ी, वहां पे पिंडी तो नहीं होगी कि मतलब वहां पे जंपा वाली रोड हो। ठीक है, मतलब वहां पे जाहिर है रोड उस तरह की, मतलब कि लोगों का एतबार डेवलप करना, पहली बात कॉन्फिडेंस डेवलप करना। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, सर इसमें है फेस ऑफ ट्रांजिशन। हाँ, फेस ऑफ ट्रांजिशन कि उस, यानी कि ट्रांजिशन कहते हैं किसी एक स्टेट से दूसरे में जाना। एक फेज से, जैसे कि आजकल सबके पास गाड़ी में ड्राइवर की जरूरत होती है, गाड़ी को ड्राइव करने वाला इंसान चाहिए। तो इस फेज से बगैर ड्राइवर के गाड़ियों पे जाने की जो ट्रांजिशन का मरहला होगा, यानी कि तब्दीली का, चेंज का मरहला, उसकी पेस रफ्तार को, यानी बहुत जल्दी ना हो जाए बहुत स्लो ना हो, बस मैनेज कर सके। तो 2 बातें होगी। तीसरा, रिडंडेंट है सर इसमें, टू बिकम रिडंडेंट लास्ट है इसमें। कौन है वो, कौन रिडंडेंट हो रहे हैं ये भी देखिए। Professional drivers. तो प्रोफेशनल ड्राइवर्स जो रिडंडेंट कहते हैं, जो मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा जी हो गया। तो एक्स्ट्रा जो ड्राइवर्स हो रहे हैं उनको कंपनसेट करने की बात करिए, कंपनसेट प्रोफेशनल ड्राइवर्स, कि जो अब गाड़ियां बगैर ड्राइवर के आ गई, तो जो लोग ड्राइवर्स हैं उनका क्या होगा? जी उनको सर। पैसे देना, कंपनसेट करना, या पैसे देना या कुछ करना, उनको हेल्प करना किसी न किसी तरह। तो ये तीसरा। चौथा चैलेंज क्या है? सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अब जब ऑटोमेटिक व्हीकल्स आ रही हैं तो फिर सड़कें भी उसी तरह की बनानी पड़े। Yes, sir. यस सर। इंफ्रास्ट्रक्चर चौथा आ गया। जी हाँ। फिफ्थ,
to सर इसमें adopt different अडेप्ट टू वेरियस डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशन, अडेप्ट वेरियस डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशंस के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इसमें सिर्फ रोड नहीं, ड्राइविंग कंडीशंस में फिर मौसम आ सकता है, बारिश हो रही हो, बर्फबारी हो रही हो, आंधी चल रही हो, इसके अलावा ट्रैफिक जैम्स हो सकते हैं, इन सारी सिचुएशन में मतलब सिर्फ रोड नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो 5 चैलेंजेस हमने देखे हैं, जाके देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से मौजूद है। तो एफ और जी हमने कहा था, तो एफ से शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस में लिखा है कि बहुत सारे हर्डल्स हैं, दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे से देखना शुरू करें। सर नॉर्मली इसमें एक उन्होंने सेमी रोड्स की कॉलम बात पे की है। एक बात पूरी हो जाती है। जी जी बोलिए। सर इसमें उन्होंने ना रोड्स की बात की है, जैसे वहां पे उन्होंने कहा था कि अगर हम वो लेके आते तो हमें रोड्स भी अकॉर्डिंग टू दैट हमें करनी चाहिए, आई थिंक। देखिए सर यहाँ इन्होंने पे 3 लिखा है ना, बातें दी हैं, ट्रैफिक, यस सर, वेदर एंड वेदर रोड एंड सिचुएशंस। रोड, तो सिर्फ यस रोड सर। नहीं है, तो 3 बातें हैं कि गाड़ी को उसके हिसाब से मैनेज करना। तो कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा क्लोज लगता है? लास्ट वाला ई। सर, एक हाँ, ही सर। डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशंस, वेदर, ट्रैफिक एंड रोड कंडीशंस। तो ई आ गया। एक और चैलेंज पिक करना है हमने, तो यहीं से आगे देखिए। बहुत एहतियात से देखना, ये थोड़ा सा डिसेप्टिव है, ये ट्रिकी है, ये वाला थोड़ा सा केयरफुल है, जल्दबाजी नहीं करनी इसमें। Sir, in the second last line, mention है कि हम इस that may be required for communities to trust and accept automated vehicles as being a valuable part. Means in return हमने उनका confidence ही develop करना है, जो हम ऑप्शन में पढ़ के आए हैं। बिल्कुल, यानी कि जो यस सर, सोसाइटल चेंजेस हैं फर्स्ट वाला। कम्युनिटीज पे, उनके ट्रस्ट को बढ़ाना, Yes, यानी कि sir. उनको एतबार दिलाना कि आप इस गाड़ी को यूज कर सकते हो। तो ये आ गया जी ऑप्शन, कौन सा वाला है? A. ए फर्स्ट है। वाला सर। हाँ, Yes, sir. तो एक ऑप्शन आ गया ई, एक आ गया ए। तो सीक्वेंस नहीं है, पहले ई आया है और फिर ए आया है, ठीक है। Yes, sir. तो 25 के आगे आप लिखेंगे ई, 26 के आगे आप लिखेंगे ए, ठीक है। A. लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे जब भी ये वाला क्वेश्चन टाइप आए जहां पे 2 सवालों के जवाब 5 ऑप्शंस में से पिक करने हो, यहाँ पे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं। यानी आप अगर 25 के सामने ई लिखें, 26 के सामने ए लिखें, ये भी सही है। 25 के सामने ए लिखें, 26 के सामने ई लिखें, ये भी सही है। समझ आई? सर सर इसमें सर इसमें जो इस चीज का भी क्या जिक्र था ना, आपने आंसर लिखना है, बस अंडरस्टैंडिंग हाउ आंसर करेक्ट होने चाहिए। जी मैं आता हूँ। एक सवाल यहाँ पे आया है कि ड्राइवर्स के बारे में आई थिंक सवाल आ रहा है, ऐसा ही है। जी जी यहाँ पे इन्होंने बात की ड्राइवर्स की, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द रेगुलेटरी चैलेंजेस in understanding how liability and enforcement might change when drivers are no longer essential for vehicle operation. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रेगुलरिटी चैलेंजेस क्या होंगे जब इन्फोर्समेंट आएगी, या लाइबिलिटी जब बदल जाएगी, जिम्मेदारियां जब बदल जाएंगी। जाहिर है कि ड्राइवर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, ड्राइवर है ही नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने ड्राइवर को कंपनसेट करने की बात नहीं की, उन्होंने कहा रेगुलरिटी चैलेंजेस, जिसमें ड्राइवर को कंपनसेट करने की बात नहीं हो रही। जबकि ऑप्शन जो यहाँ पे गिवन है, इसमें इन्होंने लिखा था कि हाउ टू कंपनसेट प्रोफेशनल ड्राइवर्स। तो ड्राइवर का जिक्र हुआ है कि अगर ड्राइवर जब बेकार होंगे तो क्या करेंगे। तो उसमें रेगुलेटरी चैलेंजेस का काम ड्राइवर को कंपनसेट करने के हवाले से नहीं, इस वजह से सी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो वो बहुत सटल सा डिफरेंस है कि कंपनसेट कर रहे हैं यहाँ ऑप्शन में, टेक्स्ट के अंदर कंपनसेट करने की बात नहीं होगी, ठीक है। Yes, sir. तो 2 आंसर जिसके हमने पिक कर लिए। जी नबीला, आपका कोई सवाल था बीच में, मैं मिस कर गया। जी सर,
सर मैंने बस ये पूछा था सर, जैसे इसमें ऑप्शन आ रहे ए और ई, सर ये जैसे बताया आपने, यानी कि इसके आंसर में सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है, बेशक हम 25 के आगे ए या ई लिखते हैं या 26 के आगे लिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, सिर्फ ये इस क्वेश्चन टाइप पे अप्लाई होगा, ठीक है। जी सर। यानी जहाँ पे दो दो सवाल को इकट्ठे हम आंसर कर रहे हैं, यहाँ पे ये पॉसिबल है, बाकी जगहों पे नहीं। ओके। अच्छा, अभी इस सेक्शन के बाकी सारे सवाल हो चुके हैं, बस ये वाले रहते हैं जो शुरू में हमने नहीं अटेम्प्ट किए थे क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस थे और रैंडम थे और मुश्किल है। तो अब हम, अगर आप गौर करें तो हम तकरीबन सारे पैराग्राफ से तकरीबन मेन पॉइंट से गुजर चुके हैं। जी को हमने नहीं देखा है, ई को हमने नहीं देखा है, और एक दो पैराग्राफ जिनको देखा है उनको मतलब थोड़ा बहुत देखा है हमने। बी को काफी तफसील में देखा है और हमने एफ को भी काफी तफसील में देखा है, लेकिन बहुत सारे पैराग्राफ को नहीं भी देखा है। तो अब हम जाएंगे इन ऑप्शंस पे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं और ऑप्शन है हमारे पास 7। जाहिर है कि बहुत सारे ऑप्शन हैं तो रैंडम है, मुश्किल है। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को एक नजर पढ़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन, या बल्कि एक से ज्यादा होते हैं अक्सर, कि कौन से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको देख के ही पता चल रहा है कि अच्छा ये तो हम वहां पढ़ के आए। तो ये कंफर्म बात है कि हमेशा ऐसा होगा जब इनको आप एंड पे रखेंगे। तो वो कौन से 2 या 3 सवाल हैं जो पढ़ के ही आप कह रहे हैं कि हाँ ये तो उस पैराग्राफ में था। तो पहले एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है 14 में, रेफरेंस टू द अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन अ कार इज नॉट इन यूज, कि एक गाड़ी यूज नहीं होती कितने टाइम तक। ये हमने, मुझे तो नहीं लगता कि हमने कहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा है कहीं? नहीं पढ़ा। नहीं सर। 14 का आंसर अभी हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, इसको रहने दें। 15 पढ़ लेते हैं। Mention of several advantages of driverless vehicles for individual road users. क्या कहीं पे एडवांटेजेस का जिक्र हुआ था? जी सर। कहाँ पे हुआ था? सर जहाँ पे बेनिफिट्स पड़े हैं ना। हाँ, तो हमने बहुत सारे मेनी रीजंस यानी मेनी एडवांटेजेस, मेनी बेनिफिट्स पढ़े थे, इसीलिए सी के शुरू में लिखा था कि इन एडवांटेजेस के अलावा। तो बी के अंदर हमने एडवांटेजेस पढ़े थे जिसमें सेफ्टी का एडवांटेज मौजूद था, जिसके अंदर डूइंग समथिंग अदर देन ड्राइविंग का एडवांटेज मौजूद था, जिसके अंदर जो ओल्डर और डिसेबल्ड लोगों के लिए जो आसानी, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस यानी बेनिफिट्स का जिक्र था। अब आप बता सकते हैं कि 15 का आंसर क्या है? बी है सर। बी है। तो ये तभी मुमकिन है ऐसे मोमेंट्स के अंदर आंसर करना जब आप इसको, इस क्वेश्चन टाइप को एंड पे रखते हैं। शुरू में करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा इसमें। ये समझ आ रही है ये बात? में क्या कहूँ अलीजा, आई थिंक आपका मेन क्वेश्चन ये था। यस सर, यस सर। तो 15 का आंसर हो गया जी बी। बी दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, बी को करें साइड। 15 हो गया 100। 14 नहीं हुआ, वापस बाद में जाएंगे। अब 16 पढ़ लेते हैं। रेफरेंस टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हीकल फॉर ईच ट्रिप, सबसे बेहतरीन गाड़ी चूज करना, इसके हवाले से कोई चीज अभी तक हमने नहीं देखी है। तो 16 का भी आंसर अभी हमें मालूम है, इसको भी फिलहाल क्या करेंगे भाई, साइड पे करेंगे। साइड। अब हम जाएंगे 17 पे। 17 में लिखा है an estimate of how long it will take to overcome a number of problems. मेरा ख्याल है हमने ये तो पढ़ा है, यानी हमने प्रॉब्लम्स का पढ़ा है, कितना टाइम लेगा ये नहीं पढ़ा, लेकिन प्रॉब्लम्स तो पढ़ा है ना हमने कि कहाँ पे है। यस सर। तो किस जगह पे थे? जी यहाँ पे हर्डर्स थे सर। तो जहाँ पे हर्डल्स, हर्डर्स और ये पढ़े हैं ना हमने। तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई थी, हमने तकरीबन एफ पूरा पढ़ा था, इसमें प्रॉब्लम थी, लेकिन हाउ लॉन्ग का आंसर नहीं था। हाउ लॉन्ग मतलब कितना ज्यादा वक्त लगेगा इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। तो अब या तो एफ या जी, तो जाके देखते हैं जरा। हाउ लॉन्ग मतलब कि कितना वक्त लगेगा इस मसले को हल करने के लिए। तो एफ में तो प्रॉब्लम्स थी, कितना वक्त लगेगा ये मेंशन नहीं था। तो देखिए फिर जी में हो सकता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक। नेक्स्ट ईयर मेंशन है, नेक्स्ट 10 ईयर। These can most probably conferred within the next 10 years. ये मसले अगले 10 सालों में सॉल्व हो सकते हैं। यस सर। तो आंसर क्या होना चाहिए? जी। जी। अब ये तभी पॉसिबल है जब बाकी सारे क्वेश्चंस को
जहन लगा के शो ऑफ किया, वरना बहुत टाइम इसको। तो हमने 15 और 17 का आंसर मोमेंट्स के अंदर निकाला है। यस सर। और जाहिर है कि हमें 18 भी देख के पता चल रहा है कि वो खास सेंस सर नहीं है। 15 का क्लियर नहीं हुआ। हाँ, तो अब 3 सवाल हैं, सर 14, 15 का क्लियर नहीं 16। हुआ। किसका नहीं हुआ क्लियर? 15 हेलो, का। 15 मेंशन ऑफ सेवरल एडवांटेजेस, बहुत सारे फायदे कहां पे मेंशन है? तो देखें, बी की बी के फर्स्ट अंदर लाइन। हमने ये सवाल जब हम अटेम्प्ट कर रहे थे ना, सर बी ये वाला बेनिफिट्स वाला, तो हमने बेनिफिट्स कहां से पिक किए थे? सर इसमें मैं हमने डिस्कनेक्ट हो गया ऑप्शन था। बेनिफिट्स जी सर हमने मेंशन किया ना, क्योंकि एक पैराग्राफ में तो नहीं है, उससे पहले एडवांटेजेस पढ़े हैं और उसके बाद वो कहते हैं बियॉन्ड दिस बेनिफिट्स। तो इससे पहले भी बेनिफिट्स हैं और उस पैराग्राफ में भी बेनिफिट्स ही हैं। तो बिल्कुल सही ये हम कह रहे किस हैं तरह आप डिसाइड करेंगे कि ये वाला पैराग्राफ? कि कहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। ये डिसाइड करेंगे इस सेंटेंस को पूरा पढ़ के। इस सेंटेंस के अंदर बेसिकली लिखा है कि इनडायरेक्ट बेनिफिट्स के अलावा वी कैन कंसीडर द वाइडर इम्प्लीकेशंस। तो अब इम्प्लीकेशंस जो हैं वो एक्चुअली इफेक्ट्स हैं, जो डायरेक्टली बेनिफिट्स है ही नहीं। मतलब जो किसी हद तक मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन इम्प्लीकेशंस आर नॉट बेनिफिट्स। ये बात सही है है। बेसिकली। प्लस ठीक है। जब अगर हम देखते हैं कि जो बेनिफिट्स का वर्ड जो यूज हुआ है वो इस्तेमाल प्रीवियस पैराग्राफ के लिए हुआ है, और जो वर्ड है मैनी ये भी ऊपर है। और अगर फिर भी डाउट होता है, मिसाल के तौर पे फिर भी जहन में रह सकता है कोई शुबा कि ये पता नहीं सी में भी बेनिफिट्स हैं कि नहीं, तो सी को हल्का सा पढ़ लिया जाए। तो सी में लिखा है कि हाउ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माई नीड टू रिस्पॉन्ड एज ए रिजल्ट, कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एट प्रेजेंट एक आम गाड़ी, एवरेज कार स्पेंड्स मोर देन 90% ऑफ इट्स लाइफ पार्क, ये कोई फायदा नहीं है, ये गाड़ी खड़ी रहती है जी। तो ऑटोमेशन का मतलब है कि मतलब गाड़ी ड्राइवर के बगैर होगी, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा कि गाड़ी जो है वो ड्राइवर के बगैर या ड्राइवर के साथ चलेगी या नहीं चलेगी। बस यहाँ पे क्या है, गाड़ी खड़ी रहेगी। गाड़ी खड़ी रहेगी, उसका फायदा डायरेक्टली नहीं है। इसी तरह ऑटोमेशन मीन दैट इनिशिएटिव्स फॉर cars will become much more viable, particularly in urban areas। तो कह रहे हैं कि अगर ऑटोमेशन आएगी तो हम बहुत सारे स्कीम्स लेके आ सकते हैं, यानी स्कीम्स लाने पड़ेंगे, डायरेक्टली फायदा होगा नहीं। ऑटोमेशन आ गई, गाड़ियां बगैर ड्राइवर के आ गई, तो स्कीम्स लानी पड़ेंगी, लेकिन यानी बगैर स्कीम्स लाए फायदा नहीं है, तो यानी डायरेक्टली वो बेनिफिट है ही नहीं। तो वो इनडायरेक्ट बेनिफिट है, तो जो कि एक्चुअल में मैच नहीं कर रहा। तो हम हमेशा जब दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होंगे तो हम देखेंगे विच इज मोर रिलेटेड, विच इज क्लोजर टू द एक्चुअल आइडिया। तो जब दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं तो देखेंगे कौन सा ज्यादा करीब तरीन है। करीब तरीन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और आखिरी फायदा जो यहाँ पे लिखा है, ये एक वर्ड से शुरू हो रहा है जिसका मतलब है अगर। तो कह रहे हैं कि अगर तो बहुत सारे लोग इसको यूज करना शुरू करते हैं तब गाड़ियां कम होंगी। अगर ऐसा करते हैं, यानी कि यहाँ पे शर्तें हैं, अगर हम स्कीम शुरू करें तो भी होगा फायदा, अगर बहुत सारे लोग यूज करना शुरू करें तब फायदा होगा, डायरेक्टली बेनिफिट नहीं है। तो यानी सीधी सीधी बेनिफिट जो आ रही है वो आ रही है बी में। सी के अंदर शर्तें हैं। ठीक है। समझ आ रही है? जी सर। तो अच्छा, बाय द वे ये पढ़ते पढ़ते हमने अभी ये आंसर भी ढूंढ लिया, निकाला। ये जरा पढ़ें क्या लिखा है। तो पढ़ नहीं था At present, the average car spends more than 90% of its life parked. कि इस वक्त दुनिया में आमतौर पे एक गाड़ी अपनी जिंदगी का 90% से ज्यादा हिस्सा जो है वो खड़े खड़े गुजारती है। समझ आई? जी सर।
प्लस अब ये तो खैर में बाय चांस मिला था, लेकिन अगर लेट से हमें नहीं मिलता होता तो हम कैसे निकालते? रेफरेंस टू द अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन अ कार इज नॉट यूज्ड। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो हमेशा नंबर की फॉर्म में, अमाउंट इज ऑल द टाइम एंड नंबर। अब मैं आपको, आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे, अभी तक आपको आंसर मिला नहीं है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अमाउंट ऑफ टाइम क्या है? मिकदार यानी नंबर। तो नंबर, जहां पे भी नंबर है उसको पढ़ेंगे, और वहां अगर वो कार इज नॉट इन यूज वाले सेंस में आ रहा है तो वो आंसर है। तो मिसाल तौर पे हम जाते हैं जी शुरू में, आप जरा देखिए पैराग्राफ ए में मुझे कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं। कहाँ कहाँ पे हैं बताइए? ये नंबर नजर आ रहा है? यस सर। क्या ये अमाउंट ऑफ लाइफ ऑफ अ कार व्हेन इट इज नॉट इन यूज है? क्या 1970s कोई अमाउंट ऑफ टाइम है या कोई टाइम? अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है, टाइम है मेरा ख्याल। आप क्या समझते हैं? जी सर, बाउंड्री है ना। हाँ, तो अमाउंट ऑफ टाइम तो ये नहीं। तो आगे देखते हैं 50 ईयर्स। क्या 50 ईयर्स बहरहाल अमाउंट ऑफ टाइम है? अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे कि क्या ये जो अमाउंट ऑफ टाइम 50 ईयर्स मेंशन है, क्या ये वो टाइम है कि व्हेन अ कार इज नॉट इन यूज? इस जुमले को पढ़ के बताइए। देखें, सवाल भूलना नहीं। रेफरेंस टू द अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन अ कार इज नॉट इन यूज। अमाउंट ये है जी, अमाउंट ऑफ टाइम ये है। तो अब अमाउंट को देखें, क्या ये वो टाइम है कि व्हेन अ कार इज नॉट इन यूज? नो सर। नहीं है। तो आगे कोई नंबर देखेंगे, 2010। 2010 इज नॉट एन अमाउंट ऑफ टाइम, इट इज अ टाइम बट इट इज नॉट एन अमाउंट। ये एक साल है कोई अमाउंट ऑफ टाइम। आगे कोई नंबर, ये 90 मुझे नंबर मिल गया जी। अब देख के बताइए, क्या ये अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन कार इज नॉट इन यूज है? नहीं सर, ये 90% ऑफ रोड क्लियरेंस है। और No, उसके sir. अलावा ये क्योंकि पैराग्राफ भी तो ऑलरेडी सिलेक्ट भी हो चुका है, तो इसमें तो हो भी नहीं सकता था। फिर भी जी सर। आगे फिर मुझे एक और 90 मिल रहा है। अब इसको पढ़ के बताइए, क्या ये अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन कार इज नॉट इन यूज है? सर परसेंटेज में तो हम जवाब दे सकते हैं ना कि इतने परसेंट, तो उस हाँ, लिहाज से मतलब तो 90% इज अमाउंट ना। यस सर। तो 90% ऑफ इट्स लाइफ, मतलब लाइफ क्या, उसकी उम्र, एज, टाइम। तो अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन अ कार इज नॉट इन यूज, क्या यहाँ पे वो सेंस है? No, sir. नहीं सर, यहाँ पे नहीं। ये क्या है? सेंस है यहाँ पे। ये है ना हार्ट। जब गाड़ी पार्क होती है तो वो यूज में नहीं होती। देखें, इतना इजी क्वेश्चन आप मिस कर रहे। ठीक है। Yes, sir. सर हम इसमें कंफ्यूज हैं कि 90% क्या हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये कि अमाउंट ऑफ टाइम है? अब ये नहीं पता कि देखिए 100% 90% कितनी को है। अगर सिर्फ और सिर्फ 90% होता तो नहीं कर सकते थे। 90% ऑफ इट्स लाइफ, लाइफ की जो, यानी किसी गाड़ी की बात हो रही कि एवरेज कार स्पेंड्स मोर देन 90% ऑफ इट्स लाइफ, कि गाड़ी अपनी जिंदगी का 9% से ज्यादा हिस्सा खड़े खड़े गुजारती है। तो अब अगर गाड़ी की जिंदगी, लेट से कोई गाड़ी 20 साल तक 30 साल तक चलती है, तो दैट इज इट्स लाइफ। और वो क्या है?